मेरी बेटी पागल थी, वो सारा दिन बाहर घूमती रहती। एक दिन मेरे पति ने तंग आकर उसकी शादी एक भिखारी से कर दी, तो वो उसे लेकर कहीं गायब हो गया और मुड़कर कभी वापस ना आया। काफ़ी साल गुजर गए, मेरा पति लकवे की वजह से बिस्तर पर जा लगा और मैं सड़कों पर भीख मांगने लगी। एक दिन मेरे पति की दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी थीं। मैं बहुत परेशान थी, मुझे किसी ने भीख न दी और मैं परेशान थी कि तभी किसी ने मेरे हाथ पर हज़ारों रुपए रख दिए। जब मैंने ऊपर देखा तो मैं दंग रह गई। सामने तो मैं बहुत खुश थी जब मैंने एक बेटी को जन्म दिया। औलाद ज़िंदगी को पूरा कर देती है। मैं और मेरा पति बहुत खुश थे, लेकिन जो चीज़ मैंने नोट की थी वो ये कि मेरी बेटी आम बच्चों की तरह रोती नहीं थी, शौक चंचल भी नहीं थी, बहुत सुस्त थी। जब पढ़ने के काबिल हुई तो तब भी उसका यही हाल था। वो कोई शरारत ही नहीं करती थी, बस जहाँ बिठाया वहीं घंटों बैठी रहती थी। मेरी जान तो उस वक्त निकली जब मैंने उसे एक डॉक्टर को दिखाया। वो कहने लगा, आपकी बेटी दिमागी रूप से कमज़ोर है। मैं तो ये सुनकर ही दंग रह गई थी। मेरी बच्ची दिमागी तौर पर सोचने समझने की शक्ति ना होने के बराबर रखती थी। मेरे लिए दर्द बहुत बड़ा था, क्योंकि मुझे उसके बाद औलाद भी ना हुई थी। जैसे जैसे समय गुजरने लगा, बेटी की बचकाना हरकतें शुरू हो गईं। वो 17 साल की थी, लेकिन उसका दिमाग 7-8 साल का था। देखने में मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन उसकी बचकाना हरकतें अजीबो-गरीब सी थीं। मैं पूरा दिन उसकी बिखरी चीज़ों को समेटने में लगी रहती, उसे बार-बार दुपट्टा ओढ़ाती। अब वो बड़ी हो गई है, दुपट्टा पहना करे, लेकिन वो ना समझती और दुपट्टे को उतार फेंकती। दोपहर होते ही घर से बाहर अपना बैट बॉल लेकर निकल जाती कि मुझे गली के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना है। 10 साल के बच्चों के साथ वो बैट बॉल खेलने लगती। मैं उसे बहुत समझाती कि वो छोटी नहीं है, घर पर रहा करे, लेकिन वो बच्चों की तरह ज़िद करने लगती। एक बार वो मेरे साथ बाज़ार चली गई, मुझसे कहने लगी कि वो खिलौने खरीदेगी। मैंने भी हामी भर ली कि मैं इसे खिलौने ले दूँगी, मगर मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। लेकिन खिलौने देखकर तो मेरी बेटी किसी छोटे बच्चे की तरह से ज़िद करने लगी कि उसे खिलौने खरीदने हैं। मैंने बहुत समझाया कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, मैं उसे कल खिलौने खरीद दूँगी, लेकिन वो तो सुनने को तैयार ही ना थी। वो ज़ोर-ज़ोर से पैर ज़मीन पर मारने लगी, रोने लगी। सब लोग उसे देखकर हँसने लगते। वहाँ से आते-जाते राहगीर खड़े होकर उसे देखने लगे कि कैसे एक जवान लड़की किसी छोटे बच्चे की तरह से ज़िद कर रही है। देखते ही देखते काफ़ी लोग जमा हो गए। मैं उसे समझा-समझा कर थक गई, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही ना थी। वो तेज़-तेज़ आवाज़ में रोने लगी। मैंने खरीदा हुआ सामान वापस किया और उसे खिलौने लेकर दिए। मैं तो भरे बाज़ार में तमाशा सा बनकर रह गई थी। इसके बाद तो मैं ये करती कि उसे घर में बंद करके जाती थी, लेकिन अब वो बड़ी हो गई थी। अक्सर दीवारें फलांगने लगती, कभी पड़ोस में लगे अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़कर बाहर खड़े खेलते बच्चों को मारने लगती कि मेरे साथ खेलते क्यों नहीं हो। कभी छत पर चली जाती आसमान पर उड़ती पतंगों को देखने। एक बार पतंग कट गई थी, ये देखकर तो मेरी बेटी जैसे दीवानी सी हो गई थी। मैं किचन में बिजी थी, वो धीरे से दरवाज़ा खोले बाहर निकल गई और मुझे ज़रा सी आहट की आवाज़ तक नहीं आई थी। मैं जब किचन से बाहर निकली तो मुझे मेरी बेटी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उसे पुकारना शुरू कर दिया, पूरे घर में उसे ढूंढने लगी, लेकिन वो मुझे कहीं ना मिली। जब मैंने बाहर का दरवाज़ा खुला देखा तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं बाहर गली में निकल गई, लेकिन दोपहर का समय था, पूरी गली में सन्नाटा था, कोई भी ना था। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया हो कि इस वक्त वो घर से बाहर निकलकर कहाँ चली गई थी। सामने वाले पड़ोसी के छोटे बच्चों के साथ वो अक्सर गली में बैट बॉल खेलती थी। मैं उनके घर चली गई कि पूछूं कि वो कहीं वो यहाँ तो नहीं। मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया तो बच्चों की माँ ने खोला था। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा कि रुचि, आप लोगों के घर आई है। मेरी बात पर वो नाक मुँह चढ़ा सिकोड़ कर कहने लगी, नहीं भाभी, हमारे घर तो नहीं है। मेरा दिल यूं था कि जैसे सीने में रुक सा गया हो। मैंने कहा, तुम अंदर जाकर देखो, शायद तुम्हारे बच्चों के साथ खेल रही हो। वो कहने लगी कि मेरे बच्चे तो सो रहे हैं। मेरे आंसू बहने लगे थे कि इतनी तेज़ धूप और गर्मी में सब बच्चे ही घरों के अंदर रहते थे। शाम को 4 बजे ही बाहर खेलने के लिए निकलते थे। मेरी हालत ऐसी थी कि जैसे पागल हो गई हूँ। मैंने गली के 4-5 घरों के दरवाजे बजाकर पूछ लिया, लेकिन वो किसी के घर पर नहीं थी। अब तो बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं रही थी। मैं रोने लगी। घर आकर अपने पति को फ़ोन किया, फिर रोने लगी। वो मेरे रोने पर परेशान हो गया था। मैंने कहा, रुचि ना जाने कहाँ चली गई है। मेरी बात सुनकर कहने लगे, यहीं होगी, मैं आता हूँ। मेरा पति कुछ देर में घर पहुँच गया। मैं तो रोए जा रही थी। मेरे पति ने पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन रुचि को लगता कि जैसे आसमान निगल गया है। दोपहर से शाम हुई और शाम से रात, लेकिन मेरी बेटी का कोई अता पता ना था। मेरा पति भी मारा मारा गली मोहल्ले में ढूंढता फिर रहा था। हम इस मोहल्ले में काफ़ी पुराने रह रहे थे।
पड़ोस वालों से भी काफ़ी जान पहचान थी, इसलिए काफ़ी लोग फ़िक्रमंद भी थे। कोई कहने लगा कि अब तो बहुत घंटे गुजर चुके हैं, इसलिए पुलिस से बात करनी चाहिए। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस भी हमारे घर आ गई, मेरी बेटी की तस्वीरें देखने लगी, फिर कहने लगी कि आपकी बेटी पागल थी तो उसे एक कमरे में बंद रखना चाहिए था। उस पागल लड़की को क्या होश कि वो कहाँ चली गई है। अब हम एक एक कर घर के तलाशी तो नहीं ले सकते। मेरा दिल इतना परेशान था कि जैसे अभी फट ही जाए। मेरे बस में नहीं था कि कहाँ से अपनी बेटी को वापस ले आती। पूरी रात हम पति पत्नी की आंखों में कटी थी। 2 दिन हो गए थे, लेकिन मेरी बेटी की कोई खबर न थी। तीसरे दिन पुलिस की कॉल आई और उन्होंने हमें एक ऐसी खबर सुनाई कि हमारे होश ही उड़ गए। हम भागे दौड़े पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। पुलिस ऑफिसर हमें हॉस्पिटल ले गया। एक जवान जहां लड़की की इज्जत को रौंद कर उसे मार कर एक सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। मैं जब हॉस्पिटल में पहुंची, सामने सफ़ेद चादर पर लिपटी लड़की को देखकर ऐसा लगा कि बस सब खत्म हो चुकी हूँ। मैं मरे मरे कदमों से उस तक पहुंची थी और कांपते हाथों से उसकी चादर हटाई और जैसे ही उसे देखा तो कांप कर पीछे हट गई। उस लड़की के चेहरे को छुरी से काटा गया था और उसकी गर्दन को भी काटा गया था। लड़की की शक्ल बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। मैं तो उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। ये कैसी अधेड़ नगरी है। तरस और एहसास तो लोगों के में जैसे ख़त्म ही हो गया है। वरना पुराने वक्तों में अगर खोया हुआ बच्चा मिल जाता था तो उसे उसके घर तक पहुंचाने के लिए लोग पूरी जिम्मेदारी दिखाते थे। और आज लग रहा था ये सारी दुनिया ही इंसानी रूप में वहशी जानवर से भर चुकी है। बेशक वो मेरी बेटी ना थी, लेकिन उसकी हालत देखकर तो मेरा दिल फट रहा था। पता नहीं लोग कैसे ऐसे जानवर वाला सलूक कर सकते हैं। अब तो मैं और भी ज़्यादा बेचैन हो गई थी और अपनी बच्ची की रक्षा के लिए प्रार्थनाएं करने लगी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने फ़ोन किया कि एक लड़की उन्हें सड़कों पर रोते हुए मिली है। शक्ल आपकी बेटी से बहुत मिल रही है, इसलिए आकर पहचान कर लें। मैं और मेरा पति भागे दौड़े वहां पहुंचे थे। 3 दिन बाद मेरी बेटी पुलिस वालों को मिल चुकी थी, लेकिन जिस हाल में मिली थी उसे देखकर तो मेरा रो रो कर बुरा हाल था। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे और उजड़े हुए थे, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। दुबकी सहमी एक कुर्सी पर दुबक कर बैठी थी। मुझे देखकर मेरी तरफ आ गई थी और मेरे गले लग कर रोने लगी। उसकी उजड़ी बिखरी हालत देखकर तो मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। बार बार वो हिचकियों के साथ पुलिस ऑफिसर की तरफ इशारा करती, जैसे कुछ बताना चाहती हो, लेकिन इंस्पेक्टर की घूरी पर वो सहम कर मेरे साथ लग जाती। मैं उसे अपने साथ घर ले आई, उसे खाना खिलाया, नहलाया धुलाया। उसने फिर से मेरे गले में बाहें डाल ली। वो अभी भी रोए जा रही थी और मुझसे कहने लगी, माँ, मैं छत पर उड़ती हुई पतंग देख रही थी। वो कट गई तो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगी। जहाँ जहाँ वो पतंग उड़ती रही, मैं भी उसके पीछे भागती रही। वो जाने किसके आंगन में गिरी थी। मेरी बेटी ने दरवाज़ा खटखटाया और उनसे कहने लगी कि उसे पतंग उड़ानी है जो उनके आंगन में आकर गिरी है। उस समय घर में एक नौजवान ही मौजूद था। मेरी बेटी बिना दुपट्टे के वहाँ खड़ी थी। मेरी बच्ची को देखकर उस इंसान की नीयत ख़राब हो गई और वो उसे अंदर ले गया। कहने लगा कि उसे पतंग भी लेकर देगा और टॉफ़ी भी देगा। ये सुनकर मेरी बेटी खुश हो गई और उसके घर चली गई। उस कमीने इंसान ने मेरी बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा। उसे बहाने से कमरे में ले गया, फिर उसके साथ बदतमीज़ी करने लगा। तो वो घबरा गई तो उसने जिद शुरू कर दी कि उसे बाहर जाना है, लेकिन उस इंसान ने उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध दिए। तो वो तेज़ आवाज़ में रोने लगी। उसने उसके मुंह में रुमाल ठूस दिया। मेरी बच्ची की इज्जत को उसने रौंद दिया था और फिर पतंग देकर उसे अपने घर से निकाल दिया। वो सड़कों पर रोती रही, मुझे ढूंढती रही, माँ माँ पुकारती रही। उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। वो हर एक से कहती कि उसे उसकी माँ के पास छोड़ आए। बहुत से लोगों ने उससे पता भी पूछना चाहा, लेकिन उसे कहाँ इतना होश था कि मोहल्ले का अता पता बता सकती। वो 3 दिन सड़कों पर मारी मारी फिरती रही। किसी को तरस आता तो उसे खाने को दे देते। वो 3 दिन तक फुटपाथ पर सोती रही। एक रात एक पुलिस बाइक उसके पास आकर रुकी और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस ऑफिसर ने जब उसे देखा तो पहचान गया था कि ये वही लड़की है जिसके माँ बाप उसके लिए परेशान हैं। लेकिन मेरी बच्ची को देखकर उस कमीने इंस्पेक्टर की नीयत भी ख़राब हो गई। उसने मेरी बच्ची की उजड़ी बिखरी हालत तक का भी लिहाज नहीं किया और उसे एक कमरे में ले गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस संगदिल इंस्पेक्टर को भी तरस नहीं आया। उसकी इज्जत को लूट कर उसे धमकाने लगा, कहने लगा कि अगर किसी से भी कुछ कहा तो उसका गला दबाकर मार डालेगा। मेरी बेटी को डरा धमकाकर उसने एक कुर्सी पर बैठा दिया और फिर हमें इन्फॉर्म कर दिया। मैं अपनी बच्ची की ज़ुबानी ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। जब देश के रक्षक ही लुटेरे बन जाएं तो वहाँ इज्जत कैसे सेफ रह सकती है। हम पति पत्नी ने अपनी ज़ुबान बंद रखने में ही समझदारी समझी और हम चुप होकर बैठ गए, लेकिन हमारी बर्बादी का सिलसिला तो शायद अब शुरू हुआ था।
कुछ दिन बाद ही वो इंस्पेक्टर हमारे घर आ गया। कहने लगा, हमने कुछ मुजरिम पकड़े हैं, अपनी बेटी को हमारे साथ भेज दो ताकि असली मुजरिम की पहचान कर सके। वो जिन नज़रों से मैं मेरी मासूम बच्ची को देख रहा था, मेरा दिल कांप गया था। मैंने कहा, हमें किसी के लिए कोई केस नहीं करना। मैं उस पुलिस वाले की हवस का निशाना अपनी बच्ची को और नहीं बनने देना चाहती थी। लेकिन वो इंस्पेक्टर तो जैसे हत्थे से ही उखड़ गया। कहने लगा, पहले तुम लोग इंसाफ की खातिर हमारी दिन रात दौड़े लगवा देते हो, जब हम मुजरिम को पकड़ लेते हैं तो तुम लोग किस केस ख़त्म कर देते हो। ये केस अब इस तरह से ख़त्म नहीं होगा। इस लड़की को हमारे साथ भेजो ताकि असली मुजरिम की पहचान कर सकें। मेरी बेटी ये सुनकर मेरे पीछे छिप गई और कहने लगी, मुझे इस इंसान के साथ नहीं जाना माँ, ये मुझे मार देगा। मैंने कहा, जब हम ये केस ख़त्म कर रहे हैं तो आप क्यों हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वो चिल्लाने लगा। कहने लगा, शराफत से इस लड़की को आज की रात मेरे हवाले कर दो, वरना इस लड़की पर चोरी का इल्ज़ाम लगा कर ले जाऊंगा या तुम्हारे पति को किसी केस में फंसवा कर जेल में बंद कर दूंगा। हम पुलिस वाले कानून अपनी जेब में रखते हैं। मुझे तुम्हारी ये पागल बेटी पसंद आ गई है, इसलिए अब तो इसे तब तक पुलिस स्टेशन आना ही पड़ेगा जब तक मैं चाहूँगा। मना करने पर मैं तुम्हारे पति को बंद कर दूंगा, फिर मुझे तुम्हारे घर आने से कोई नहीं रोक सकता। उसने मेरे पीछे छुपी मेरी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया। वो माँ माँ कहकर रोने लगी, लेकिन मेरे बस में तो जैसे कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि काश मेरी बेटी मर जाती, क्योंकि जो दर्द वो सह रही थी वो दर्द असहनीय था। वो पुलिस वाला हर कुछ दिन बाद केस के बहाने हमारे घर आने लगा और मेरी बच्ची को हवस का निशाना बनाने लगा। मैं और मेरा पति बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। अब मुझे समझ आने लगा कि क्यों लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने नहीं जाते, क्योंकि इंसाफ मिलना तो दूर की बात, यहाँ तो बेटियों की इज्जत की अर्थी पुलिस वाले ही निकाल देते हैं। मेरी बच्ची की रंगत पीली पड़ने लगी थी, वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। मुझे उसे देखकर तरस आने लगा था। मेरे पास एक ही रास्ता बचा था उस पुलिस ऑफिसर के जुल्म से बचाने का। हमारे घर के बाहर एक नौजवान सा भिखारी मांगने आता था। मैंने अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी और उसे उसके साथ विदा भी कर दिया। वो पुलिस वाला जब रात को मेरे घर आया तो मेरी बेटी को पूछने लगा, तो मैंने उससे कहा कि उसकी शादी करके मैंने उसे विदा कर दिया है। पुलिस वाला मुझे खूंखार नज़रों से देखने लगा। कहने लगा, देख लूँगा तुम्हें, और यहाँ से चला गया। इसके बाद वो पुलिस वाला दोबारा मेरे घर नहीं आया, लेकिन वो भिखारी भी दोबारा नज़र नहीं आया था, वरना वो तो रोज़ मेरे घर के बाहर मांगने आता था। पुलिस से बचने की खातिर मैंने जल्दबाजी में अपनी बच्ची को उस भिखारी के हवाले कर दिया था, लेकिन वो भी न जाने कहाँ गायब हो गया था। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो भिखारी कहीं नहीं मिला। मेरे पति ने कहा, बस कर दो अब रुचि को ढूंढना, समझ लो कि वो मर चुकी है। अब मेरा पति बीमार रहने लगा था। मैं भी वक्त से पहले बूढ़ी हो चुकी थी। बार बार मुझे लगता कि मेरी बच्ची सड़कों पर भीख मांग रही है। मैंने जल्दबाजी में रिश्ता तय कर दिया था। सोचा था कि पुलिस वाले से पीछा छूट जाने के बाद अपनी बेटी को दोबारा अपने पास ही रख लूँगी, लेकिन शायद वो भिखारी भी लालच में आ गया होगा। जाने मेरी बच्ची से क्या काम करवाता होगा। हो सकता है कि उस भिखारी ने पैसों की लालच में उसे कोठे पर बेच ही ना दिया हो। मेरे दिल में हर वक्त सौ तरह के अंदेशे और चिंताएं थीं। अभी मैं इन्हीं से खुद को आज़ाद नहीं कर पाई थी कि मेरे पति को लकवा का अटैक आ गया। मुझ पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी थी। मेरा पति बिस्तर से लग गया था। मेरे घर का अकेला कमाने वाला मेरा पति ही था। मैंने उसके इलाज की खातिर अपने गहने बेच दिए। कुछ महीने तो मेरे पति की तनख्वाह से घर के खर्चे चलते रहे, लेकिन ये सिलसिला भी कब तक जारी रहता। कमाई का कोई ज़रिया नहीं था। मैं अनपढ़ थी, मुझे सिलाई भी नहीं आती थी, वरना कपड़े सिल कर ही अपना गुजारा कर लेती। एक तरफ मुझे अपनी बच्ची की चिंता सताती रहती थी, दूसरी तरफ पति लाचार और बीमार हो चुका था। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मेरी बच्ची उस भिखारी के साथ गई कहाँ थी। मैं जानती थी कि मेरे पति ने बेशक मुझसे ये कहा है कि मैं रुचि को भूल जाऊं, लेकिन मेरे पति की हालत भी रुचि की गुमशुदगी इसकी वजह से ही हुई थी। मेरा पति और मैं रुचि से बहुत प्यार करते थे। वो बेशक थोड़ी पागल थी, लेकिन अपने बाप से बहुत प्यार करती थी। जब भी वो दुकान से वापस आते तो वो उनके गले में बाहें डाल देती, लाड से पापा पापा कहती नहीं थकती थी। मेरी बच्ची ने 17 साल की उम्र में बहुत बड़ी तकलीफ़ें देख ली थीं और अब भी न जाने कहाँ थी। मेरा पति बिल्कुल चुप हो गया था, किसी से बात नहीं करता था। हर वक्त उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। एक बार सो रहा था कि रुचि का नाम लेकर अचानक से हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैं उसके बराबर में ही सो रही थी। उसके चिल्लाने पर मेरी आँख खुल गई। मैंने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, मुझसे मेरी बच्ची का गम और जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मुझे वो पल पल याद आती है। उसकी बात ने मुझे भी उदास कर दिया था। कुछ दिन से हमारे घर में फाके पड़ने लगे थे। मजबूरन मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। पहले तो मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे किसी के घर में नौकरी मिल जाए, लेकिन कोई भी मुझे नौकरी पर रखने के लिए तैयार ना हुआ।
फिर मैंने यही रास्ता अपनाया, फटे पुराने कपड़े पहनकर भिखारिन बनकर भीख मांगने लगी। इतने पैसे मेरे पास आ जाते थे कि बस मुश्किल से गुज़र बसर हो जाती। वक्त यूं ही गुजरने लगा था कि एक दिन मुझे वो पुलिस वाला नज़र आया। मैं एक हॉस्पिटल के बाहर भीख मांग रही थी कि जब कुछ आदमियों के सहारे से चलता हुआ वो इंसान गाड़ी में बैठ रहा था। उसकी सेहत पहले से काफ़ी कम हो चुकी थी। पतला शरीर, पीली रंगत देखकर लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो चुका है। मुझे उसे देखकर ज़रा भी तरस नहीं आया था, लेकिन मुझे ये जानने का शौक़ होने लगा कि आखिर उसे हुआ क्या है। वो जिस हॉस्पिटल से बाहर आया था, मैं उसी वक्त उसके अंदर चली गई। मुझे इस पुलिस इंस्पेक्टर का नाम मालूम था। मैंने रिसेप्शन में नर्स से पूछा कि ये रोगी किस बीमारी का शिकार है। वो कहने लगी कि एड्स का मरीज़ है। फिर कानों को हाथ लगाने लगी और कहने लगी, ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है। ये पुलिस इंस्पेक्टर लड़कियों की इज्जत ख़राब करता था, उनके माँ बाप को डराता धमकाता था। उसे रिश्वत खाने और अय्याशियाँ करने की आदत पड़ चुकी थी। ना जाने किन किन लड़कियों की आहें इसे लगी हैं, इसलिए ये अब एड्स का रोगी हो चुका है। पल पल मरता है। जब इसकी बीमारी और तकलीफ़ हद से बढ़ती है तो चिल्लाता है, चीखता है और अपने लिए मौत की दुआएं मांगता है। लेकिन इसे तो मौत भी नहीं आती है। ऐसा ही करता है, कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, कभी अपने घर चला जाता है। इसे एक पल कहीं भी चैन नहीं आता। मौत मांगता है तो मौत नहीं आती। जुल्म का बदला भगवान दुनिया में ही लेना शुरू कर देते हैं। आसान नहीं होता किसी को खून के आंसू रुलाना। भगवान की लाठी बेआवाज़ होती है। अगर वो जालिम इंसान की डोरी को ढीला छोड़ देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसाफ नहीं करेगा। तो जब वो इंसान की डोरी को खींचता है तो उसे संभलने का मौका भी नहीं देता। इस इंस्पेक्टर के साथ भी यही हुआ। इसकी ज़िंदगी मौत से ज़्यादा बदतर हो चुकी है। मेरा दिल चाहा कि वहीं अपने भगवान के आगे मैं गिर जाऊं। मैं तो यही समझती थी कि पता नहीं मेरे जुल्म का हिसाब भी होगा या कि नहीं, लेकिन भगवान ने हमारे साथ हुए जुल्म का बदला ले लिया था। वो अपने भक्तों से बहुत प्यार करता है। मैं वहाँ से बाहर निकल गई। पति की दवाएं ख़त्म हो चुकी थीं और मेरे पास उन दवाओं को ख़रीदने के लिए पैसे भी ना थे। मैं सड़क के किनारे भीख मांगने के लिए खड़ी हो गई कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी मेरे पास आकर खड़ी हुई। उस गाड़ी में बैठी लड़की ने शीशा खोला और पर्स में से हज़ारों नोट निकाल कर मुझे थमा दिए। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, लेकिन उसको दिल में दुआएं देने लगी। मैंने जल्दी से मेडिकल स्टोर जाकर अपने पति की दवाएं खरीदी और घर चली गई। अगले दिन फिर से सड़क के किनारे खड़ी थी, जब वही गाड़ी दोबारा मेरे पास आकर खड़ी हुई। इस बार गाड़ी की खिड़की का शीशा नहीं खुला था, बल्कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला था और वहाँ से उतरने वाली लड़की को देखकर मैं दंग रह गई थी। वो तो मेरी बेटी थी, मेरी रुचि थी। मुझे उसे देखकर हैरत होने लगी। उसने मुझे गले लगा लिया, कहने लगी, माँ, वो लड़का भिखारी नहीं था, वो एक पुलिस ऑफिसर था। भिखारी बनकर वो गैर कानूनी काम करने वालों को पकड़ता था। उसे मैं पहले से ही पसंद थी, लेकिन इसलिए शादी के बाद मुझे अपने घर ले गया। लेकिन उसके बॉस ने उसकी ड्यूटी दूसरे शहर लगा दी और ये बात बताने से भी मना कर दिया। इसलिए वो मुझे लेकर दूसरे शहर चला गया। उसने मेरा इलाज भी करवाया। मैं बहुत खुश हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें तब देखा जब मेरी गाड़ी आगे जा चुकी थी और तुम भी न जाने कहाँ चली गई थी। इसलिए आज मैं यहाँ पहुँच गई। मैं अपनी बेटी को खुश देखकर भगवान का धन्यवाद करने लगी। मेरा पति बेटी को देखकर ठीक होने लगा था। भगवान ने हमारी खुशियाँ लौटा दी थीं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक नई और ख़ूबसूरत सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।